हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। दोस्तों, जो रेलवे के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्लास जो चल रहा था उसका जो अगला सीरीज है वो आज हम आपको बता रहे हैं। और हाँ दोस्तों, बीच में कई दिनों का आपका जो वीडियो का वो गैप हो गया था, उसके लिए हम आप सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे। अब आप आज से जो आपकी वीडियो हैं वो लगातार पढ़ती रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम आपको बताएंगे बल, और आप सभी को बता दें कि रेलवे ग्रुप डी में ना दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में बल वाले चैप्टर से टोटल 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल बल पे, ठीक ना, जिसमें से हम आपको 20 प्लस क्वेश्चन में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है ना। तो रेलवे ग्रुप डी में एलपी का पेपर हुआ था, जेई का पेपर हुआ था, तो आप सबको पता होगा कि साइंस के क्वेश्चन इन सभी में आते हैं, है ना। तो अब वही का अगला सीरीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। तो कह रहा है कि यदि एक यम द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से यच ऊंचाई तक उठाया जाए तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल आवश्यकता होती है। जब किसी भी वस्तु को हम जमीन से उठाएंगे कुछ ऊंचाई तक तो बल का काम होगा कि नहीं होगा, बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। तो बल की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। तो वही क्या कह रहा है कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके बराबर होगा। आइए आते हैं, ये बताइए कि आपको पता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है, उसके गुणनफल के, त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है लगाया गया बल, ठीक है ना। अच्छा, बात करें ये क्या है हमारा, ये हमारा रैखिक त्वरण, रेखीय त्वरण जिसे आप कह सकते हैं, क्या है, रेखीय त्वरण। लेकिन जब अगर हम किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर उठाएं, तो ऊपर की ओर उठाएंगे तो पृथ्वी उस पर एक त्वरण लगाएगी, वो होगा जी। क्या होगा, जी। तो कहा जाता है ना कि पृथ्वी भी सभी वस्तुओं पर एक बल लगाती है, जिससे वो अपने केंद्र की ओर खींचती है ना। तो जब उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण जी लगेगा तो यहां पर हम रेखी में गति कर रहे थे तो ए लगा, आज जब हम ऊपर नीचे गति करेंगे तो जी लगेगा। तो जी लगेगा तो ई बताइए तब आपका क्या हो जाएगा, एफ बराबर यम गुणे जी हो जाएगा ना। और आपको पता है कि जो W है ये भार है आपका, है ना। अब भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, होता है ना। तो ये बताइए एम जी के बराबर है तो कौन किसके बराबर हुआ, F बराबर हुआ किसके, W के। इसका मतलब है कि जो बल है वो वस्तु के भार के बराबर हुआ। और इसी भार को चाहे आप वजन भी कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस समय बल लग रहा है वो वस्तु के वजन के बराबर या वस्तु के भार के बराबर है, ठीक ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सही कर लीजिएगा। और अगर आपको बता दें जी के बारे में तो इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण का त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपको पता होगा। और अगर बात करें कि बल का और भार का मात्रक क्या होता है तो आपको बता दें बराबर होता है। और क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन डाइन किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो बल का मात्रक वही वजन का मात्रक या भार का मात्रक हुआ ना, बिल्कुल हुआ। तो यहां पर अब आपके ये सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर बात करते हैं तो एक और आप लिख लीजिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन हो गया। तो इतना सब कुछ आप जान गए, ठीक ना। तो आपको समझ में ये चीज आया होगा कि अगर हम किसी वस्तु पर कार्य करेंगे किधर, ये ऊंचाई तक उठाने में, तो उस पर एक बल लगेगा और वो बल किसके बराबर होगा, वस्तु के वजन के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ बल का मात्रक बताओ, है ना, फार्मूला बताओ, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं ये बताओ, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और क्या कर रहा है जरा देखिएगा, कह रहा है यम द्रव्यमान की कोई एक वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा। अच्छा, अभी हम आपको बताए हैं कि अगर त्वरण ए से कोई वस्तु गतिशील है और द्रव्यमान यम है तो यही तो उसके बल के बराबर होगा। तो यह बराबर क्या होगा, यम इंटू
ए। और आपको बता दें कि एफ प्रोपोर्शनल ए, यही तो न्यूटन के द्वितीय नियम है। न्यूटन का द्वितीय नियम है ना कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और बाकी अभी हम इसको बताएं कि इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, डाइन होता है ना, अभी वो सब बताएं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो लगाया ये जो एफ होगा वो किसके बराबर होगा, एम गुणे ए के। ऑप्शन नंबर सी आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कौन सा कोण बनेगा। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है आपका प्रश्न। देखिए कभी भी प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, जो पूछ रहा ना उस पर ध्यान देना होता है। तो क्या कह रहा है कि दो दिशाओं के बीच क्या कोण बनेगा। चलिए देखिए, अब आपको बता रहे हैं जब समान दिशा में जाती हैं, ठीक ना, जो बल अगर समान दिशा में लगाया जा रहा है तो उनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितना बनेगा, 0 डिग्री। जब दोनों विपरीत, यह है विपरीत बल, तो जब विपरीत लगाएंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और बात कर रहे हैं जब लंबवत हम करेंगे, तो जब लंबवत बल कार्य करेगा तो कहेंगे 90 डिग्री, सबको पता है। ठीक ना, तो ये याद रखे रहिएगा कि ये 0 डिग्री का मतलब होगा समान दिशा। क्या होगा, समान दिशा। 180 का मतलब होगा विपरीत दिशा। क्या होगा, विपरीत दिशा। और 90 डिग्री का मतलब होगा लंबवत दिशा। ये तो यहाँ पर लिखे ही हैं। ठीक ना, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था कि बताइए विपरीत दिशा में कितना कोण बनेगा दोनों दिशाओं के बीच में, तो वो बनेगा 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है और अगला क्वेश्चन क्या है। और जानते हैं जो अभी हम जो बताए हैं कि समान दिशा ना, इसका आपको कार्य में हम यूज बता चुके हैं। W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा में, है ना, वहां पर लगाया गया कार्य कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, है ना, वो सब बता चुके हैं हम आपको, कब शून्य होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। आपको बता दें न्यूटन साहब का जो फर्स्ट नियम है यही बल की परिभाषा है और इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व, और इसी को हम कहते हैं गैलीलियो का नियम। और न्यूटन साहब ने जो गति का नियम दिया था ये 1687 में दिया था, प्रिंसिपिया नामक बुक में दिया था। तो न्यूटन का जो पहला नियम क्या है, वही बल की परिभाषा है। और बल क्या कहता है, यह किसी वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। कौन, बल। यानी जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति करती रहेगी, स्थिति की अवस्था में तो स्थिति में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का पहला नियम है। और न्यूटन का पहला नियम ही बल की परिभाषा है, वही जड़त्व का नियम है, वही गैलीलियो का नियम है। ठीक है ना, तो ये सब आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है बताओ जरा सा जड़त्व का नियम क्या है, पहला नियम कि दूसरा कि तीसरा कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या बताओगे कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। गैलीलियो का नियम पूछेगा तो भी आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई एकदम ध्यान से कि जो न्यूटन के गति के नियम कब इन्होंने लिखा था, 1687 में प्रिंसिपिया नामक बुक में। और न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स भी बोला जाता है, आपको पता होगा, फादर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, आधुनिक भौतिक के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, आइंस्टीन साहब हैं। ठीक है ना, और इन्होंने E बराबर MC स्क्वायर का फार्मूला भी दिया था, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न क्या था कि स्थिर कौन सी भौतिक इकाई जो एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है, तो वो कौन है, बल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। तब तक क्लास को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो। ठीक ना, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में अकेले नहीं होता है। अब बताइए कि कोई भी वस्तु पर, कोई भी एक वस्तु हो, अगर वो प्रकृति में है, कोई भी वस्तु कहाँ है, प्रकृति में है, तो उस पर हम बल लगाएं या नो बल लगाएं। अगर मान लेते हैं हम इस पर बल नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इस पर एक कौन बल लगा रहा है, पृथ्वी। कौन लगा रहा है भाई, पृथ्वी। अब कौन सा बल लगा रही है, गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बल क्या होता है, ऐसा बल जिससे कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वो उस पृथ्वी का गुरुत्व बल होता है। और उस आकर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब है कि कम से कम दो वस्तुएं तो होती ही होती हैं बल लगने में। ठीक है, तो अब प्रश्न पर आते हैं। अब क्या था प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, तो बिल्कुल कौन नहीं होता है, वो है बल। देखिए बल अकेले नहीं होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर, आपका ऑप्शन नंबर कौन है भाई, ऑप्शन नंबर है आपका बी। ठीक है, तो ये समझिएगा, किसी भी वस्तु पर नहीं कोई बल लगाएगा तो कौन लगाएगा, पृथ्वी लगाएगी। तो दो वस्तु के बीच में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कौन, बल, यानी बल हमेशा रहता है। ठीक है, हम नहीं लगाएंगे तो बल लगाएगा, सॉरी पृथ्वी लगाएगा बल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है। ठीक है, बात क्या कर रहा है, संतुलित बल का प्रभाव। अब देखिए, एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। अगर किसी वस्तु पर, यह है वस्तु और इस पर बल लग रहा है, ठीक ना, एक कोई वस्तु है, इस पर बल लगाया जा रहा है, ये क्या है, सब बल है। ठीक है ना, ये सब बल है, फोर्स। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हो और उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, अर्थात इन बलों का जो परिणामी बल है वो शून्य हो। क्या हो, शून्य हो। हाँ, एक चीज और है, अगर वस्तु पर हम चारों तरफ से बल लगा रहे हैं तो गति तो नहीं होगा, लेकिन उस वस्तु में, ध्यान से समझिएगा, जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं एक कोई गेंद है और गेंद पर हम सभी तरफ से बल लगा रहे हैं, तो ये बताइए उसके आकार में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए वो गेंद इधर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, लेकिन दबेगा कि नहीं दबेगा, अगर ऐसे गेंद रहेगा तो दबेगा कि नहीं दबेगा, बिल्कुल दबेगा। तो ये ध्यान से समझिएगा गेंद वाला एग्जाम्पल, कि उसके आकार में तो परिवर्तन होता है लेकिन स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इस दशा में, संतुलित बल की दशा में जो परिणामी बल होता है वो होता है शून्य, और वहीं पर असंतुलित बल, इसका मतलब इधर से अगर हम केवल बल लगा रहे तो बताइए वस्तु की स्थिति और आकार दोनों में परिवर्तन होने लगेगा। अर्थात जो परिणामी बल है, जो परिणामी बल वो क्या, शून्य नहीं होगा, और यहां पर परिणामी बल शून्य होगा। ठीक ना, तो अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि कौन सा एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव है, तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो आकृति में परिवर्तन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा। ठीक ना, और गेंद वाला एग्जाम्पल आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि अगर गेंद को हम चौतरफा बल लगाए, चौतरफा माने संतुलित बल, तो संतुलित बल लगाए तो वहां पर वो गेंद क्या होगा, दब जाएगा, लेकिन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। तो वही कहते हैं उसी का परिणामी बल का प्रभाव शून्य है भाई, इसी वजह से संतुलित बल लग रहा है। ठीक ना, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आकार में परिवर्तन हो सकता है किंतु स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, और असंतुलित बल में दोनों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अभी हम बता चुके हैं, केवल और केवल इस वजह से दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि देखिए 2 बार रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है और पूछ क्या रहा है कि बताओ बल किसके
बराबर होगा। और आपको बताया है कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जो ये बराबर पढ़ते हैं आप यम में, है ना। तो कहने का ये मतलब है, देखिए छोटी छोटी जो बातें हैं आपको जो कई बार पढ़ लिए हैं, जो चीज़ें आपको समझ में आ गई है, वो चीज़ें देखिए कुछ बातों को कितनी बार पूछा जा रहा है। इसके पहले भी अभी एक क्वेश्चन बताया, इसको भी देखिए वही बता रहे हैं और 2 बार पूछा गया है। तो आपको भी समझना पड़ेगा और जो छोटी छोटी बातें सभी चीज़ों को आपको तैयार करना पड़ेगा, तब आपको साइंस में समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये बराबर में ऑप्शन कौन सा है भाई, यह माने द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन नंबर ए है। और बल के बारे में हम आपको बताइए करे हैं, अभी बताएं कि 2 बल होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। बल का मात्रक के बारे में बता चुके हैं, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में बल का मात्रक क्या बताए हैं। सभी मात्रक लिखिए, बल के हमने कितने मात्रक बताया है, 3 मात्रक बताए, तीनों मात्रक को लिखिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो भाई प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो प्रतिबल किस पर निर्भर करता है, बल पर भी और क्षेत्रफल पर भी। और अगर बात करें प्रतिबल का मात्रक क्या होगा, तो भाई क्या होगा बता दो जरा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और कहा जाता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही उस वस्तु पर प्रतिबल कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही उस वस्तु पर क्या कहलाता है भाई, प्रतिबल कहलाता है। और मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और प्रतिबल किस पर निर्भर करता है, बल पर और क्षेत्रफल पर। अगर बल बढ़ेगा तो प्रतिबल बढ़ेगा और क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिबल घटेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये क्या है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना। और क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिबल घटेगा और अगर क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिबल बढ़ेगा। तो किस पर निर्भर कर रहा है, एक बल पर निर्भर कर रहा है और एक क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। तो जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा, तो देखिए बल और क्षेत्रफल दिया है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, बल नहीं दे रखा है, आयतन दे रखा है, भार दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो किस पर निर्भर करेगा भाई, क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, ठीक ना। और साथ साथ में आप मात्रक भी याद कर लीजिएगा, परिभाषा भी तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक ना। और किस पर निर्भर कर रहा है। अब बल को अगर कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, तो बताओ जरा सा प्रतिबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी लिखे हैं ना प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल को दोगुना करेंगे तो प्रतिबल भी दोगुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, एक सवाल है, मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु, कितना भाई द्रव्यमान, 10 किलोग्राम, कोई बात नहीं है, मुक्त रूप से गति करा रहे हैं। करा है कि एक बार जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो कौन सा कथन सही होगा। कितना बल लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का। और जब आपको पता है कि जब हम बल लगाते हैं तो क्या होता है, ये द्रव्यमान गुणे त्वरण के बराबर होता है। तो बल का मान कितना है 10, द्रव्यमान का मान कितना है 10, त्वरण ज्ञात करना है, कितना आ गया 1, त्वरण क्या आ गया 1, क्या 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को आप लिखते हो 1 मीटर इंटू सेकेंड पर -2। अर्थात वो जो 10 किलोग्राम वाली वस्तु है, अगर उस पर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो जो उसका त्वरण होगा वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। तो त्वरण कितना प्राप्त कर लेगा वो वस्तु, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब उस वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे 10 न्यूटन का और 10 केजी का वस्तु रहेगा तो इतना त्वरण प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आप फिर कर लीजिएगा। और देखिए कितने छोटे छोटे से सवाल पूछ रहे हैं, केवल आपको ये पता करना है ना। और बल किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर और त्वरण पर निर्भर कर रहा है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी और आगे आएंगे जिनको हम आपको सबसे पहले बेस समझाएंगे और उसके बाद से कुछ क्वेश्चन को हम आपको उसी क्वेश्चन को ट्रिक बताएंगे ताकि आप फिजिक्स के सवाल को जल्द से जल्द लगा पाएं, ठीक
ठीक ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, हम बार बार कहते हैं फिजिक्स में क्या जरूरी है भाई, वो जरूरी है मात्रक। क्या जरूरी है उसका? मात्रक। और अगर मात्रक समझ में आ रहा है तो ये जान लीजिए कुछ क्वेश्चन तो आपको लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, भाई आगे दिखाएंगे, ठीक ना, उस पर ध्यान देना है। उसी को कहते हैं थोड़ा सा कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कि हम कभी ये देखें कि केवल ये नहीं कि सवाल दे रखा है हम तुरंत लगाने में बैठ गए। एक बार को ये देखना चाहिए। और आप सभी को पता होगा, इस समय जितने भी लोग एग्जाम दे रहे होंगे, आप सभी को पता होगा कि कंपटीशन में इस समय क्या पूछ रहा है वो ज्यादा जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा जानना कि क्या पूछ रहा है। और होता कभी कभी ना कि हमसे पूछ रहा था ये, लेकिन जो दिया था कुछ और, लेकिन पूछ कुछ और लिया, और हम जल्दी जल्दी के चक्कर में उसी को मार देते हैं। तो क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है, और ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पर ध्यान देना है, आपका नंबर और सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ करके खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है। अच्छा देखिए, चलिए जो आपका बल होता है इस पर अगर आप जनरली कह सकते हैं तो दो बल एक होता है खिंचाव बल, और एक होता है हम कह सकते हैं धकेल बल, जिससे हम धक्का देते हैं। आप देखते होंगे जब जाते होंगे मॉल में तो वहां पर लिखा रहता है ना, एक क्या लिखा रहता है, एक लिखा रहता है पुश और एक लिखा रहता है पुल, ठीक है ना। तो पुश माने धक्का देना और पुल माने खींचना। तो हम उस पर जब हम धक्का दे रहे होते हैं तो बताइए हम बल लगा रहे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बल लगा रहे होते हैं। और जब हम खींच रहे होते हैं तो बताइए बल लगा रहे होते हैं कि नहीं? बिल्कुल बल लगा रहे होते हैं। और आपको अच्छे से महसूस हुआ होगा कि हम बल लगा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि बल दो तरीके से अगर आप कह सकते हैं तो एक खिंचाव बल और एक धकेल बल, ठीक है ना। तो खिंचाव बल क्या है? जब हम अपनी तरफ खींचेंगे, और धकेल बल क्या है? जब धक्का देंगे हम अपने से दूर करेंगे उसको बल लगा करके, तो वो धकेल बल है। तो अब प्रश्न पर आते हैं। तो क्या करा, एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़ करके खींची जाती है भाई, तो खींची जाएगी तो खिंचाव बल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जरा देखिएगा क्वेश्चन को, है ना। एक सवाल है, अब ये देखिए क्या करा, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए टाइम दे रखा है भाई, टाइम क्या दे रखा है? टाइम कितना? 2 सेकंड। जो दे रखा होता है ना उसको आप पहले लिख लीजिए, एक बार को समझ लेंगे ना तो इसी सवाल को भी आप देखिएगा कितना जल्दी में लगाएंगे, कितना आसानी से लगाएंगे। पहले समझ लीजिए। तो कह रहा है टी है 2 सेकंड, चलो भाई 2 सेकंड दे रखा है। एक 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर, यानी एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। चलो ये भी अच्छा है। कह रहा है यदि एक द्रव्यमान पर वस्तु पर कार्य कर रहा हो, ठीक ना। कह रहा है एक वस्तु के वेग को 4 मीटर से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाना है। इसका जो वेग है वो क्या करना है भाई? 4 से 7 करना है मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब हुआ कि जो प्रारंभिक वेग है जिसे आप u कहते हो वो है 4 मीटर प्रति सेकंड, और जो अंतिम वेग है जिसे आप v कहते हो वो कितना है? 7 मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ई बताइए, और हमें पूछ रहा है बल, और बल बराबर होता है, जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। भाई हमें द्रव्यमान तो पता है लेकिन त्वरण ना पता है। तो त्वरण पता करने के लिए हमें न्यूटन के जो गति का जो समीकरण है, वो सबसे पहले जो गति का समीकरण दिया गया है उस पर जाना पड़ेगा, और वहां पर v बराबर u प्लस ए टी। अब आप बोल रहे हो कि v बराबर u प्लस ए टी आपको कहां से याद आ गया? तो भाई बताओ जरा सा, t दे रखा है, अंतिम वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है, त्वरण चाहिए, तो गति का पहला नियम तो ही बताता है कि हमारे पास त्वरण, ये फार्मूला है, आप लगा दो, हमें ए पता ए पता हो जाएगा। और हमने v बराबर u प्लस ए टी क्यों रखा है? क्यों प्लस रखा है? क्योंकि त्वरण 4 से 7 कर रहा है। तो ये बताइए 4 से 7 क्या हुआ? बड़ा है। तो जब वेग बड़ा है तो त्वरण क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय।
वेग में परिवर्तन आप कहते हो इसी को, वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल। इसका मतलब हुआ अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, तो वेग बढ़ा तो त्वरण बढ़ा। इसी वजह से हम v बराबर u प्लस at करें। अगर त्वरण घटा होता तो ये जो a है वो ऋणात्मक होता, और जब ऋणात्मक होता तो यहां पर मंदन उत्पन्न होता, और जब मंदन उत्पन्न होता तो हमें v बराबर u माइनस at करना पड़ता भाई, v बराबर माइनस u at करना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो पूरी सवाल को हम आपको समझा रहे हैं इसी वजह से, ठीक है। तो v बराबर u प्लस एटी, तो चलो भाई v का मान रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर ये कितना है 4 प्लस a गुणे 2, यही ना। तो इधर इसको कर दें तो 7 में से 4 हो जाएगा 3 बराबर a गुणे 2, तो a बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा ना, जिससे आप कर सकते हो 1.5 कर सकते हो। जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको हम रख लेंगे। और क्या मात्रक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मात्रक बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक ना। अब बताओ फक तो मिल गया, द्रव्यमान कितना है 5, त्वरण कितना मिल गया 1.5, तो कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 का नाम 5 × 2 = 7, 7.5 क्या न्यूटन। यही आपका पूछ रहा था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 5 न्यूटन हुआ और ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसी सवाल पर अभी हम अगला सवाल आपको बताएंगे और आप अभी ट्रिक्स लगाएंगे उस सवाल को, कैसे वो समझिए। सबसे पहले हम इसको पैटर्न फिर से समझा देते हैं आपको। समय दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया था, एक प्रारंभिक वेग दिया गया और अंतिम वेग दिया गया, तो पूछ रहा है कितना बल कार्य करेगा, और बल के लिए हमें चाहिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान हमको पता है, त्वरण पता था नहीं, तो त्वरण को ज्ञात करने के लिए हमने लगाया v बराबर u प्लस at लगाया। अच्छा v बराबर u प्लस at लगाया तो हमने v का मान रख दिया, u का मान रख दिया, a का मान हमने यहां से ज्ञात कर लिया और हमको मिला 3.5 मतलब 3/2 या 1.5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसी का हमने मान रख दिया तो ये ज्ञात हो गया ना। ऐसे ही रहने दीजिए। और अभी इसी पर हम आपको जो दूसरा सवाल बता रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ट्रिक लगाएंगे, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है। इसी जैसा क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को हम आपको फिर से लगवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में कितना है 5 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ध्यान से समझिएगा, जो द्रव्यमान है वो है 100 kg, जो समय है 1 मिनट, इसको कलर चेंज करते हैं ना। जो द्रव्यमान है वो है आपका 100 kg, ये दूसरा सवाल है, ठीक ना। और जो आपका समय है, जो टाइम है वो है आपका कितना है भाई 5 सेकंड है, हाँ 5 सेकंड है। आज जो परिवर्तन हो रहा है यानी जो u है प्रारंभिक वेग है वो क्या है 5 और 5 से हो रहा है 15, ये 5 मीटर प्रति सेकंड है, और जो v है वो हो रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। और पूछ रहा है यहीं पर हमको बताओ बल क्या होगा। अब इस सवाल को आप ट्रिक से कैसे लगाओगे ये हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। आप क्या करोगे, देखो यह बराबर होता है, आप सभी को पता है कि यह बराबर होता है m × a होता ना। यहां पर देखिए यह बराबर होता है m × a, ठीक है। हमें यह पता है कितना है 100, तो यहां पर हम लिख देंगे 100 गुणे a नहीं पता है। a के लिए क्या करेंगे, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है जरा देखिए, 5 से 15 कितना हुआ परिवर्तन, कितना हुआ 10 का हुआ ना। अरे भाई 5 फिर 15 तो 10 का ना परिवर्तन हुआ, तो कितना परिवर्तन हुआ 10 का, बट्टे वेग में परिवर्तन बट्टे समय ना। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बट्टे समय, समय कितना भाई 5 तो बट्टे 5, तो 5 दूना 10 और 100 दूना 200 क्या न्यूटन, 200 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ 200 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रिक समझ में आया, क्या ट्रिक समझ में आया। अगर इस तरीके के सवाल होंगे तो आप द्रव्यमान लिखेंगे और वेगों का अंतर ले लेंगे, वेगों का क्या कर लेंगे अंतर ले लेंगे और समय से भाग दे देंगे। और हम थियरी से भी समझा दिए, तो जब दोनों का अंतर ले लेंगे समय से भाग दे देंगे, तो इसको हमने कर लिया, ये वेगों का अंतर है समय से भाग दे दिया, 2 आया और वही द्रव्यमान में गुणा कर देंगे तो 200 न्यूटन आ गया, वही हमारा लगाया क्या बल होगा।
शायद आपको इस सवाल को समझ में जरूर आया होगा। अच्छा, अब अभी अभी हम आपको बोले थे एक बात कि इसका जरा सा आंसर देखिए, जो चारों ऑप्शन है जरा देखिए। पहला ऑप्शन क्या है भाई, 200 पास्कल। क्या बल का मात्रक पास्कल होता है? अगर इस सवाल को हम ये मान रहे हैं, आप सवाल को न जानते हो, केवल इतना जानते हैं कि जो बल का मात्रक होता है, जो बल का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। आप इतना जान रहे हो, केवल नहीं आप जान रहे हो सवाल, भूल गए सवाल, नहीं समझ में आ रहा सवाल, और यही सवाल आ गया हो। और यहां भी है देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आया है, तो भूल गए हो आप सवाल। तो पहला ऑप्शन जरा देखिए, 200 पास्कल। क्या पास्कल होगा? अरे भाई पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है वो, तो कैसे हो सकता है? हमें तो पूछ रहा बल, तो वो तो हो नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखते हैं, 200 जे, 200 जूल। कार्य का मात्रक है भाई जूल, हमसे बल पूछ रहा है, कार्य नहीं पूछ रहा है, दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 200 किलोग्राम। द्रव्यमान पूछ रहा है क्या? नहीं, तो 200 किलोग्राम भी नहीं। अगला बचा 200 एन यानी 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन। सवाल नहीं आ रहा था, फिर भी आपने लगा लिया। नहीं लगा लिया तो लगा लिया। इसका मतलब यही हम अभी आपको बोल रहे थे कि कभी भी जब सवाल आया करे तो आप ऑप्शन को भी देख लिया करो, और अगर आप एक बार ऑप्शन को देख लेंगे तो आपके हो सकता है इस सवाल को लगाने की जरूरत ही ना पड़ा। एक सवाल इतने बड़े में बताए, एक सवाल छोटे में बताए, और एक सवाल ऐसा कि इसको लगाने की भी जरूरत ना है। अब कौन सा ट्रिक चाहिए भाई, है ना? आप थियोरी भी समझ रहे हो, ट्रिक भी समझ रहे हो, और ऑप्शन से मार दे रहे हो, ठीक ना? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 200 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कौन? डी बोले ना, डी। चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आपके लिए अगला क्वेश्चन, ठीक। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा सा सर टाइम ज़्यादा हो जाता है। क्या करें दोस्तों, ये थोड़ा सा मिटाने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। बस आप देखो कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसको आप बताओ, वो चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आप बताओ, ठीक ना? तो हम इस बोर्ड पर ही आपके लिए वो मेहनत करेंगे कि आपका एग्जाम जरूर निकले, ठीक ना? आप उसमें बताओ कि हमारी कमियां क्या हैं, हम और बेहतर से कैसे आपको समझा सकते हैं। जितना बेहतर से हम आपको समझाएंगे, आप बताओगे कमेंट में, तभी तो हम बता पाएंगे ना। तो हम और आपको बेहतर समझाएंगे ताकि आपका एग्जाम जरूर निकले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत बल बताना है। ठीक है ना? अब देखिए तो क्वेश्चन क्या है, 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, भाई वेग दे रखा है कितना, 30 मीटर प्रति सेकेंड। कह रहा है 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु। अब यहीं पर देखिए 100 ग्राम द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 ग्राम। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, इसको 100/1000 करेंगे। तो जब 100/1000 करेंगे तो ये 0.1 kg हो जाएगा। तो हमने इसको पहले ही kg में बदल लेंगे, ठीक ना? क्योंकि हम केफ पद्धति में हम चल रहा ही है। ठीक है, चलते हैं। कह रहा है द्रव्यमान की क्रिकेट गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। यानी एक समय दे रखा है 0.05 सेकेंड में रोक दिया जाता है। अब बात समझो आप, एक क्रिकेट गेंद है जिसका द्रव्यमान है 100 ग्राम था, उसी को आपका दिए 0.1 किलोग्राम था। अब वो क्रिकेट की गेंद इधर से आ रही थी, कितनी वेग थी गेंद में, 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग थी। तो जब हम गेंद को ऐसे रोके, गेंद को रोके ना, तो जब हम गेंद को रोके तो क्या हुआ, कुछ समय लगा होगा। वो कह रहा 0.05 समय लगा है, ठीक ना? तो उसी को पूछ रहा है कि बताओ भाई खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा उसको रोकने में। जैसे गेंद को हम रोके होंगे ना, तो कुछ बल लगाओगे तभी तो रुका ना वो, ठीक है ना? क्योंकि वो गति कर रहा था, तो गति करता जाता अगर हम बल नहीं लगाते तो। न्यूटन का पहला नियम, तो हमने उसको बल लगा करके रोका। अब जरा बताओ यहां पर जो आवेग है, यहां पर एक आवेग काम कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लग रहा है। तो आवेग है और औसत बल बराबर होता है, आपको बताता सबसे पहले कि आवेग बराबर होता है जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाए, उसी को हम कहते हैं आवेग।
तो यहां से हम बल का मान निकालना, तो बल बराबर हो जाएगा आवेग बटा समय, है ना। तो हमें क्या चाहिए, बल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए आवेग। और ये आवेग क्या होता है, हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि न्यूटन का जो दूसरा नियम है, जो न्यूटन का दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ध्यान से समझिएगा, संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी है, ये है संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। न्यूटन का द्वितीय नियम है। और अगर बात करें डेल्टा पी का यहां से, तो ये हो जाएगा एफ गुणे डेल्टा टी, हो जाएगा कि नहीं, इसमें गुणा करेगा। तो एफ गुणे डेल्टा टी, इसका मतलब ये होगा कि एफ गुणे डेल्टा टी को ही हम क्या कह सकते हैं, संवेग में परिवर्तन। और ये क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, दर माना होता है समय से भाग देना, संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, बल कहलाती है। लेकिन संवेग में परिवर्तन केवल दर नहीं रहेगा, केवल परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक ना। तो हमें यहां से आवेग ज्ञात, संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना पड़ेगा, यानी संवेग ज्ञात करना पड़ेगा। और संवेग बराबर क्या होता है, P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, होता ना। लेकिन ये देखिए कि हम गेंद को जब पकड़ रहे हैं तो पीछे की ओर आ रहे हैं, तो गेंद इधर बल लगा रहा है और हम उसको रोकने के लिए उधर बल लगा रहे हैं। तो यहां पर वो ध्यान देना पड़ेगा कि जो वेग है उसको हम रोकने के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का मान कितना है भाई 0.1, अगुणे वेग कितना है, तो वेग है 30, तो ये हो जाएगा -30 मीटर पर सेकेंड। और ये केजी है तो कितना हो जाएगा, माइनस ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3 मीटर। संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, हाँ सॉरी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया आपका संवेग, ठीक ना। अब क्या पूछ रहा है, अब आपका आवेग पूछ रहा था, ठीक ना। तो अब आवेग बराबर क्या होता है, बल पूछ रहा था, तो हमें मिल गया संवेग में परिवर्तन -3, और बल बराबर क्या होता है, आवेग बटा समय। तो आवेग बटा समय कर लेते हैं, आइए। तो क्या हो जाएगा, ये -3 बटा समय कितना है 0.05, तो 100 का गुणा कर दें तो 3 गुणे 100 और बटे ये क्या हो जाएगा 0.05 गुणे 100, तो क्या आएगा भाई, ऊपर आ जाएगा 300 और बटे 5 माइनस में, तो 5 से इसको काटेंगे तो 60 बार, इसका मतलब -60 न्यूटन। अब देखिए, अब सोच रहे होंगे इतना बड़ा सवाल है, इससे बेहतर है छोड़ ही दें। अरे भाई नहीं, छोड़ना नहीं है, हम आपको थ्योरी समझा रहे थे। अब समझिए, अब इसका शार्ट रूप से समझा रहे हैं। कह रहा है वेग दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था, समय दे रखा था, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले पता है कि यहां पर हमें बल पूछ रहा है, और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम किसी वस्तु पर कोई बहुत बड़ा बल, क्योंकि गेंद आ रही है तो हम उसको क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा बल काम करता है ना गेंद पर, ऐसे जब हम मारते हैं तो गेंद पर बहुत बड़ा बल कार्य करता है, तो बहुत बड़ा बल कार्य क्या कर रहा है, थोड़े समय के लिए रोक रहा है उसको, तो वहां पर बल, जो बल लगता है वो आवेग लगता है, ठीक ना, वो आवेग के रूप में लगता है। तो आपको पता हो गया कि आवेग बराबर होता है क्या, बल गुणे बहुत बड़ा बल, और बहुत कम समय के लिए, तो बल गुणे समय हो गया। और वही क्या होता है, संवेग में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, तो इसका मतलब होगा डेल्टा पी बराबर हो गया आपका एफ गुणे डेल्टा टी, तो यही कहलाया संवेग में परिवर्तन। तो वहां से हमने क्या ज्ञात कर लिया, संवेग में परिवर्तन, और यहां पर एफ क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है, और संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। तो हमें सबसे पहले चाहिए संवेग में परिवर्तन, और संवेग बराबर होता पी गुणे पी बराबर एम गुणे भी, तो एम का मान पता था यहां से, और भी का मान हमने ज्ञात कर, यहां से ये भी पता था, तो हमने पी का मान ज्ञात कर लिया। अच्छा, पी का मान ज्ञात कर लिया तो यह आ गया -3, और हमने यहां पर फार्मूले में रख दिया, और जब फार्मूले में हमने रखा कि यह बराबर होता है आवेग बटे समय, तो क्या हो गया, हमने मान रख दिया, और मान रख करके सॉल्व कर दिया तो -60 न्यूटन आ गया। तो जो बल आ गया वो -60 न्यूटन, और ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, -60 न्यूटन, सी। माइनस में होगा क्यों, क्योंकि हम बल गेंद के आने की विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, उसको रोकने के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो -60 न्यूटन ना मान दीजिएगा। चलिए,
और यहां पर ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि संवेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो संवेग में परिवर्तन कहलाता है आवेग, लेकिन अगर संवेग में परिवर्तन की दर, जो आगे एक शब्द लगाया की दर, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बल। ठीक है, वो कहलाता है बल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो, एक 2 kg की वस्तु पर 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा। यम कितना है, कितना भाई यम 2 kg, और त्वरण कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है बल, इसको लगाना पड़ेगा, 2 × 4 कितना 8 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर डी सही कर लो। ये तो बता ही चुके ना ऐसा सवाल, तो ये सब सवाल आते हैं, आपको फार्मूला क्यों पता होना चाहिए, बराबर एम में एम दिया है, ए दिया है, रख दिया, 2 चौके 8, 8 न्यूटन हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक इसी तरीके का सवाल दिया जो अभी भी बताएं, इसी तरीके का सवाल दिया, बस दे क्या दिया है, यहाँ पर दिया है बल, अब बल दे दिया 100 न्यूटन, देखिए है ना, त्वरण यहाँ पर त्वरण दे रखा है, बल का मान दिया है 100 न्यूटन, त्वरण ज्ञात करना है, हाँ त्वरण ज्ञात करना है, और द्रव्यमान का मान दे रखा है 50 kg, कितना दिया 50 kg। तो आपको पता है कि यह बराबर होता है यम गुणे ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, या पटा यम, क्यों, क्योंकि यम इधर ए में गुणा कर रहा, तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो का मान कितना है भाई 100 अब बटा 50 कितना हो गया 2 क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण हो गया। तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका होगा, और ऑप्शन आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपका जो न्यूमेरिकल है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन, हाँ देखिए, किसी पदार्थ में करा है, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है। तो किसी पदार्थ पर अगर ये बताइए बाह्य कार्य कर रहा है, बाह्य कार्य कर रहा है, ठीक ना, और क्या पूछ रहा है कि उसके आकार में परिवर्तन ना हो। अभी अभी हम आपको बताए थे संतुलित बल, और एक हम बोले थे असंतुलित बल। तो संतुलित बल के बारे में बता रहे हैं पहले। संतुलित बल तो बता दें, परिणामी बल शून्य नहीं होता, इसमें परिणामी बल शून्य होता है। यहाँ पर हमने एक वस्तु को रखा था और वस्तु पर हमने बल लगाया था ऐसे कुछ इस तरीके से, और हमने बोला कि इसका जो परिणामी बल है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, शून्य होना चाहिए, और वहाँ पर शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका हमने बोला कि आकार में परिवर्तन हो सकता है, आकार में परिवर्तन हो सकता है, किंतु आकार में परिवर्तन हो सकता है किंतु स्थिति माने समझ रहे हैं, गति नहीं करेगा, स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि संतुलित बल कार्य कर रहा है, चारों तरफ कहीं जाने ही नहीं देगा। ठीक है, तो आकार में परिवर्तन हो सकता है, ये कह रहा संतुलित बल। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि अगर आकार में परिवर्तन ना हो तो क्या होगा, इसका मतलब है वो पिंड ढीठ है, और ढीठ का मतलब होता है दृढ़ है। क्या है, दृढ़ है। और दृढ़ पिंड पर अगर हम कोई बल लगाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आकार में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, जैसे कैसे, मान लीजिए एक कोई ईंट है, ईंट पत्थर, देखें कोई पत्थर है, पत्थर पर एक संतुलित बल हम लगा रहे हो, हम ऐसे इस तरीके से लगा रहे हो, इधर से भी और ऐसे इधर से भी, चारों तरफ से, तो ये बताए क्या पत्थर को हम दबा देंगे क्या, बिल्कुल नहीं ना। लेकिन उसकी स्थिति में परिवर्तन ना हो तो इसका मतलब है कि हम संतुलित बल लगा रहे हैं। तो जब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा, संतुलित बल लगा रहे हैं, तो आकार में परिवर्तन अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो पिंड क्या है, दृढ़ है। अदरवाइज आकार में परिवर्तन हो सकता है। आपको गेंद वाला एग्जाम्पल बताए थे वहां पर, ठीक ना। तो अगर
उसका आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पिंड में क्या है, दृढ़ता है। इसका मतलब है बाह्य बल जब कार्य करेगा तो और फिर भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो क्या होगा, पिंड एक प्रकार का दृढ़ता रखता होगा, उसके अंदर एक दृढ़ता का गुण होगा, इसी वजह से वो आकार में परिवर्तन उसके नहीं होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका बाह्य बल लगेगा और दृढ़ता होगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस चीज को समझ में आपको। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जब संतुलित बल लगाते हैं तो परिणामी बल शून्य होना चाहिए, आकार में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा, जब दृढ़ता ना हो। कब नहीं होगा, जब पिंड में दृढ़ता हो। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है। अभी हम आपको बताएं कि असंतुलित बल होने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है ना, और उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो असंतुलित बल का प्रभाव कौन नहीं है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, फिर कह रहा एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। और कह रहा अगला कि एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन, तो वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। कहाँ वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण बनता है, ठीक ना। तो असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही था जो अब आपको बता दी, इसी बेसिस को नहीं कुछ बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। अभी आप बताएं, इसका उत्तर आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए। कह रहा है कि दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो बताइए क्या होगा। और आपको बता दें कि इस पर लगने वाला बल संतुलित बल होगा। तो जब संतुलित बल होगा तो परिणामी बल क्या होगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन हम कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब 8 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कोई सतत, चलिए इसको करा देते हैं। द्रव्यमान कितना दिया है, 8 किलोग्राम। कितना दिया है, 8 किलोग्राम। अगला क्या है, सतत बल 2 सेकंड कार्य करता है, यानी समय दे रखा है 2 सेकंड। कर रहा है वेग को 4 से 9 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है। जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो 4 से 9 में हो रहा है, इसका मतलब है 5 का परिवर्तन हो रहा है ना। तो कह रहा है बल का मान, बल का मान पूछ रहा है ना, तो कह रहा है वस्तु पर बल का मान क्या होगा। चलो देख लेते हैं। ये बताइए, अभी अभी हम बताए हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान कितना भाई, 8। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन कितना है, 5, और समय कितना है 2, तो 5 बटा 2, इसके काट देंगे, 2 चौके 8, तो 4 पचे 20 न्यूटन। कितना बल लगा, 20 न्यूटन। अभी इसको सवाल को इतनी बार बताएं, देखिए अब ये सवाल छोटा हो गया कि नहीं हो गया, इतना तो आपने लगा लिया ना, ये सब तो दिया ही है आप में। ठीक है, तो 20 न्यूटन का बल लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सवाल कहाँ गया, हाँ ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जरा इसका ऑप्शन देख लीजिए। चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन सभी न्यूटन में दे रखा था। और इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन बताते हैं कि अगर ऑप्शन देख लीजिए, अगर न्यूटन में ना दे रहा होता तो इसको भी लगाने की जरूरत ना पड़ती। एक 20 न्यूटन देता है, एक 20 पास्कल देता है, एक 20 जूल देता है, एक 20 किलोग्राम देता है, तो आप क्या करते, 20 न्यूटन मार देते हैं, है ना। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी परीक्षाओं में। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। देखिए, ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर कौन सा बल, सामान्य बल होता है। इस प्रश्न को इस वजह से आप तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा कि ठोस सतह द्वारा लगने वाला बल सामान्य बल होता है।
ठीक है। यहाँ पर अदरवाइज कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पर दिया है सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल। घर्षण बल किसे कहते हैं? दो संपर्क तलों के बीच जब हम चलते हैं ना, हम पृथ्वी पर चलते हैं तो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच जो लगने वाला बल है वो घर्षण बल है। और घर्षण बल अगर खत्म हो जाता तो हम लोग इधर उधर, जैसे देखते हैं ना कि बारिश के दिनों में हम जब जाते हैं तो कहीं फिसल जाते हैं, तो वहाँ पर घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। और अगर घर्षण बल का मान अगर फ्रिक्शन अगर आपका 0 हो जाए तो आप ऐसे चलते रहेंगे और चलते रहेंगे, ठीक ना, कहीं रुकेंगे नहीं, कभी इधर दीवार में लड़ेंगे, कहीं उधर होंगे, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो घर्षण बल का मान अगर 0 हो जाए तो घर्षण बल किसे कहते हैं? दो संपर्क तलों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को घर्षण बल कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई? वो होगा, क्या प्रश्न था कि ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? वो कहते हैं सामान्य बल। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, ट्रिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, करा खींचने का एक उदाहरण है। करा ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। अरे भाई धक्का दोगे, दरवाजा खोलोगे, धक्का दोगे, तो ये सब क्या है? ये सब खींचने का उदाहरण नहीं है, तो धकेल बल है। बल अभी बोला ना, धकेल और खींचा होता है, तो धकेल रहे हो। तो जब खींच रहे हैं तो किसको खींच रहे हैं? ध्वज फहराना, ठीक ना। तो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका भी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 100 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है। फिर यही वाला सवाल दे रखा है। चलिए इस सवाल को आप लगा दीजिएगा और इस सवाल का आंसर आप बताइएगा। इस सवाल को हम भी बता चुके हैं, ठीक ना। क्वेश्चन एक बार पढ़ रहे हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान दे रखा है, समय दे रखा है 6 सेकेंड, टी दे रखा है, वेग में परिवर्तन हो रहा 5 से 17, तो 5 से 17 हुआ, इसका मतलब 12 का परिवर्तन हुआ, तो क्या होगा? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो क्या होगा? द्रव्यमान आपका दिया है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन हुआ है आपका कितना का हुआ? 5 से 17 हुआ ना, तो 12 का परिवर्तन हुआ, तो 12 बटा जो समय दे रखा है, आप बल का मान बताओ। चलो तो ये सब आपका क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लेकिन वहां पर ये दो आपको होमवर्क दे रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक ना। और दोनों बस यहाँ पर क्या है कि जो आपका वेग दे रखा है उसी को हमें मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा, और आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का हमने हिंट भी दे रखा है और दोनों सवाल को आपको बताया जा चुका है, और दोनों सवाल को आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये सब आपके क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आपको जो बताया गया है, ठीक ना दोस्तों, ठीक है। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।